हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चाणक्य नीति क्लासेस। जैसा कि हम बोले थे कि सुबह 10 बजे बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस हम कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो कल हम वीडियो अपलोड किए थे और आज भी 10 बजे हम अपलोड कर देंगे। तो देखिएगा, हम डेली 10 क्वेश्चन लाते हैं क्वेश्चन बैंक का और उसका एनालिसिस करते हैं, जो कि आगामी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो क्वेश्चन था, ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति किस तट के समांतर स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति किस तट के समांतर स्थित है, तो इसका आंसर पूर्वी तट होगा। पूर्वी तट के समांतर स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे देखिए, ऑस्ट्रेलिया का हम लोग नक्शा देख लेते हैं। इस तरह से करना है, कोई भी नक्शा में हमें इस तरह से करना है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया का नक्शा मान लेते हैं। यहाँ कोरल सागर हो गया, कोरल सागर, ये कोरल सागर हो गया। इसको देख लीजिएगा, ये उत्तर हो गया, जैसे भारत का नक्शा हम देखते हैं, और ये दक्षिण, और ये पूर्वी, और ये पश्चिमी। ठीक है, तो यहाँ पे है जो कि महान प्रवाल भित्ति से ग्रेट बैरियर रीफ भी कहते हैं। ये महान प्रवाल भित्ति, ठीक है, महान प्रवाल भित्ति, इसे ग्रेट बैरियर रीफ भी कहते हैं। तो यहां से समझिएगा क्वेश्चन क्या पूछा। ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति किस तट के समीप है। तो देख रहे हैं, ये इधर पूरब है तो पूर्वी तट के समीप है। महान प्रवाल भित्ति पूर्वी तट के समीप है। और ऑस्ट्रेलिया में ही शीतोष्ण घास का मैदान है, जो कि डाउन शीतोष्ण घास का मैदान, डाउन शीतोष्ण घास का मैदान है, घास का मैदान। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, डाउन घास की मैदान किस देश में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया में डाउन घास की मैदान है, जो कि शीतोष्ण है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मरुस्थल है, बहुत सारा मरुस्थल है, जिसका नाम लिख लीजिएगा। ग्रेट विक्टोरियल मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरियल मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, और उसके बाद ग्रेट विक्टोरिया गिब्सन मरुस्थल के बाद लिख लीजिएगा ग्रेट सैंडी मरुस्थल। जो प्रमुख है उसका नाम लिखा देते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे। ये है जो कि हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा बहुत बताए हैं आपको। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, ये भी लिख लीजिएगा। राजधानी, इसकी राजधानी कैनबरा है, राजधानी कैनबरा। तो ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। इसे प्यासी भूमि की भी देश कहते हैं, इसे प्यासी भूमि की देश कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, प्यासी भूमि की देश इसे ही कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को। कंगारुओं का देश। उसके बाद इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं, जो समुद्र के चारों ओर से घिरा हुआ है। ये समुद्र के चारों ओर से घिरा हुआ है, ये चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा याद रखिएगा। ठीक है, बस ऑस्ट्रेलिया के बारे में इतना सारा आप लोग ध्यान रखिएगा। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल और ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ये पूर्व में स्थित है। कोरल सागर यहाँ स्थित है। महान प्रवाल भित्ति जो है पूर्व की तट के और स्थित है। डाउन घास के मैदान यही है। अब हम लोग प्रवाल के बारे में देख लेते हैं। तो प्रवाल जीव का शरीर, इसको मिटा देते हैं। इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, समझे ना। यहीं से क्वेश्चन आएगा। डाउन का घास मैदान पूछ दे, या ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल पूछ दे, या जैसे प्यासी भूमि का देश, या कंगारुओं का देश, या द्वीपीय महाद्वीप। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब प्रवाल के बारे में हम लोग, अब यहाँ आया महान प्रवाल भित्ति, तो प्रवाल के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं।
महान प्रवाल भित्ति, महान से आप लोग समझ रहे होंगे ग्रेट बैरियर रीफ, या विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, या विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ठीक है, यहां से समझ रहे महान प्रवाल भित्ति, तो महान ग्रेट बैरियर रीफ, तो या विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। और अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, प्रवाल जीव का रंग कैसा होता है? प्रवाल जीवों का रंग होता है, प्रवाल जीवों का रंग हरा होता है, हरा होता है। ठीक है, और बैंगनी भी होता है, दोनों नोट कर लीजिए, हरा और बैंगनी होता है। उसके बाद देख लीजिएगा, प्रवाल जीव को मूंगा भी कहते हैं, प्रवाल जीव को मूंगा भी कहते हैं, प्रवाल जीव को मूंगा भी कहते हैं। तो यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। उसके बाद देख लीजिए, प्रवाल जीवों की रंग हरा होता है और प्रवाल की जीव मूंगा भी कहते हैं। भारत की लक्षद्वीप में प्रवाल द्वीप का एक उदाहरण भी है। भारत की लक्षद्वीप में, जो भारत का प्रवाल है वो लक्षद्वीप में, भारत की लक्षद्वीप में प्रवाल का एक उदाहरण है। तो बस इतना ही नोट करना है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इतना स्टेज, यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। प्रवाल की जीवों की रंग हरा और बैंगनी होता है, प्रवाल जीवों की मूंगा भी कहते हैं, समझे ना। भारत का लक्षद्वीप है, प्रवाल का एक उदाहरण है। ये पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ये सब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग पहले से भी जानते होंगे। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ओजोन परत से, ओजोन परत से। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन परत से। और ओजोन परत जो है समताप मंडल के निचली परत को कहते हैं। समताप मंडल में यह पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। और क्षोभ मंडल में कई सारी दुर्घटनाएं होती है, जैसे बादल गरजना या बहुत सारा होता है, हेलीकॉप्टर चलना यही होता है। लेकिन हवाई जहाज जिसे एयरलाइन कहते हैं वो समताप मंडल में ही चलता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ओजोन, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुई, कहाँ हुई, इसके बारे में हमको जानना है। इसका आंसर तो ओजोन परत हो गया, लेकिन कब हुई? तो कब हुई तो इसको ध्यान देख लीजिए। 16 सितंबर 1987 ईस्वी को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुई? तो 16 सितंबर 1987 ईस्वी को। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन परत से संबंधित है। इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य इसका देख लीजिएगा। इसका उद्देश्य था ओजोन की संरक्षण करना, ओजोन की संरक्षण करना। ठीक है, इसका उद्देश्य जो है ओजोन की संरक्षण करना, क्योंकि ओजोन परत के कारण धरती पर जीवन संभव है। इसलिए ओजोन परत की संरक्षा करना हमारी कार्य है या महत्वपूर्ण हमें करना ही होगा, क्योंकि उसके बगैर हम लोग जी नहीं सकते हैं, क्योंकि पराबैंगनी किरणों की रोकती है। इसलिए ओजोन की सुरक्षा करना हमारा जिम्मेवारी है। उसके बाद देख लीजिएगा कहाँ हुआ, ये भी देख लीजिएगा। इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। ओजोन को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है, पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। और ओजोन में सर्वप्रथम छिद्र होने के बारे में हमें बताया था। ओजोन में सर्वप्रथम छिद्र, सर्वप्रथम छिद्र के बारे में बताया था।
जोसेफ फॉरमैन, सर्वप्रथम छिद्र के बारे में बताया था जोसेफ फॉरमैन। जोसेफ फॉरमैन ओजोन में सर्वप्रथम छिद्र के बारे में बताया था जोसेफ फॉरमैन। इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। इसका ओजोन की संरक्षा करना हमारी जिम्मेवारी है। और ये कब 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल कहाँ पड़ता है? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में पड़ता है। मॉन्ट्रियल कहाँ पड़ता है? तो कनाडा में पड़ता है। ओजोन परत की सुरक्षा करना, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन परत की सुरक्षा करना, ठीक है। और यह जो है 1985 में पता चला था। 1985 में ओजोन में छिद्र, सर्वप्रथम छिद्र के बारे में पता चला था 1985 में, जिसे जोसेफ फॉरमैन कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित कहाँ किया गया? भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? ठीक है, तो भारत का सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित कहाँ किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन के अनुसार होगा, समझे ना। इसका आंसर ऑप्शन के अनुसार होगा। जैसे सिंधरी दिया हुआ है, लेकिन यह सिंधरी दिया हुआ रहेगा तो सिंधरी होगा। लेकिन अगर यही रानीपेट तमिलनाडु दिया रहेगा, रानीपेट तमिलनाडु दिया रहेगा, तो आंसर ये होगा, समझे ना। सिंधरी भी दिया रहेगा और रानीपेट तमिलनाडु भी दिया रहेगा, तो रानीपेट तमिलनाडु होगा, क्योंकि इसकी स्थापना 1906 में, इसकी स्थापना 1906 में होती है। और भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना यही होगा कि, और ये स्वतंत्र भारत का होगा, स्वतंत्र भारत का होगा, समझे ना। स्वतंत्र भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित कहाँ किया गया? तो सिंधरी। और यही भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित कहाँ किया गया था? रानीपेट तमिलनाडु 1906 में। और सिंधरी की स्थापना 1951 में हुई थी, 1951 में, हाँ 1951 में हुई थी सिंधरी की स्थापना 1951 में, और रानीपेट तमिलनाडु की 1906 में। तो यही स्वतंत्र भारत लग जाएगा तो सिंधरी। अगर स्वतंत्र भारत भी नहीं रहेगा, यानी सिर्फ इसको झाप लेते हैं, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो सिंधरी। ऑप्शन में सिंधरी दिया रहेगा, अगर रानीपेट दिया रहेगा तो रानीपेट मारेंगे, लेकिन रानीपेट नहीं दिया रहेगा तो सिंधरी मारेंगे, ठीक है। तो इसको देखिएगा, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित कहाँ किया गया, इसको भी झाप लेते हैं। ऑप्शन में बल्लारपुर दिया होगा और राजमुंदरी दिया हुआ रहेगा, ऐसे करके दिया हुआ रहेगा तो सिंधरी होगा। अगर सिंधरी नहीं रहेगा तो रानीपेट होगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए 1906 में, यही स्वतंत्र भारत का लग जाएगा तो ये नहीं होगा, समझे। स्वतंत्र भारत लगेगा तो सिंधरी 1951 में, भारत आजाद होने के बाद सिंधरी की स्थापना की गई थी। तो ये रानीपेट तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, भारत जो है विश्व में अभी उर्वरक के मामले में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत विश्व में, पूरे विश्व में उर्वरक के मामले में 3rd स्थान पर है। उर्वरक के मामले में तीसरा स्थान पर है, तीसरा स्थान पर, तीसरा स्थान। तो आप इसको समझ चुके होंगे। जैसे और आएगा बल्लारपुर, जो है बल्लारपुर महाराष्ट्र में पड़ता है, और ये कागज उद्योग के लिए फेमस है, कागज उद्योग के लिए, कागज उद्योग के लिए फेमस है। और राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में पड़ता है, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। गोदावरी तट के आसपास फैला हुआ है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। राजमुंदरी आंध्र प्रदेश, जो कि गोदावरी क्षेत्र में फैला हुआ, गोदावरी क्षेत्र में फैला हुआ। तो देखिएगा, स्वतंत्र भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र, क्वेश्चन यहाँ आया था, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो सिंधरी था। और यही रानीपेट दिया रहता तो रानीपेट होता, लेकिन रानीपेट ऑप्शन में नहीं दिया था, तो सिंधरी। यही स्वतंत्र भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित कहाँ किया गया? तो सिंधरी 1951 में, ठीक है। और भारत विश्व के में अभी उर्वरक के मामले में तीसरे स्थान पर है। और बल्लारपुर कागज उद्योग है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। राजमुंदरी आंध्र प्रदेश, गोदावरी क्षेत्र के पास आसपास फैला हुआ।
और हम लोग अभी पोटेशियम के मामले में दूसरे देश पर निर्भर है, पोटेशियम आयात करते हैं, पोटेशियम आयात करते हैं, दूसरे देश पर निर्भर है, आयात करते हैं। उर्वरक के मामले में पोटेशियम जो है हम लोग आयात करते हैं, दूसरे देश पर ही निर्भर है। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, दो क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हो गया, चौथा क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय औद्योगिकी, भारतीय औद्योगिकी, भारतीय औद्योगिक, भारतीय औद्योगिक, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइटिंग थोड़ा आप लोग को लग रहा होगा बेड जैसा, लेकिन क्या कीजिएगा, थोड़ा फास्ट लिखने के कारण राइटिंग ऐसे भी लिख सकते हैं। बैंक को हम लोग पूरा एकदम सजा के ऐसे करके इस तरह से लिख सकते हैं, बैंक, समझे ना। मुख्यालय को भी हम लोग ऐसे करके इस तरह से लिख सकते हैं, मुख्यालय, पूरा एकदम राइटिंग जो इतना बैठा सकते हैं, समझे ना। लेकिन देख रहे हैं यहाँ मुख्यालय और यहाँ मुख्यालय में फर्क है, यहाँ बैंक और यहाँ बैंक में फर्क है। तो इस तरह राइटिंग पे ध्यान है, आप लोग समझ रहे होंगे, बस हमें यही समझाना है, इना की राइटिंग यहाँ बैठाना है, समझे ना। तो भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। इसका आंसर क्या होगा? कोलकाता, कोलकाता में स्थित है। परंतु इसकी उपस्थिति नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद में भी है। वर्तमान समय में इसकी उपस्थिति नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद में भी उपस्थित है। इसलिए अभी तो भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में, लेकिन इसकी उपस्थिति नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद में भी उपस्थिति है। तो इसलिए इसका आंसर कोलकाता ही होगा। लेकिन अब और जैसे एक ब्रांच होता है और बहुत सारा ब्रांच खुल जाता है, वही कारण अलग अलग जगह पे भी यह खुला। यह कंपनी अधिनियम धारा 617 के तहत प्रारंभ हुआ था। बाद में यह कंपनी अधिनियम धारा 617 के तहत भारत में लागू हुआ था और इसकी स्थापना 1971 में संसद द्वारा स्थापित किया गया था। संसद द्वारा स्थापित किया गया था। तो भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता, और इसकी उपस्थिति अभी वर्तमान समय में नई दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है, अहमदाबाद में भी है। यह कंपनी अधिनियम धारा 617 के तहत 1971 में संसद द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बहुत इजी लगेगा, लेकिन बहुत सारा जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है इसमें फेल कर जाता है। देखिएगा, महात्मा गांधी का जन्म, महात्मा गांधी का जन्म, दरोगा का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? पढ़ने वाला स्टूडेंट इसमें फेल हो जाता है, और जो कम पढ़ लिख के गए थे वो बहुत अच्छा करके आते हैं, समझे ना। महात्मा गांधी का जन्म, ऑप्शन ए 59, बी 69, 79 और 89 ले लीजिए। सी डी बताइएगा आप लोग, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? इसमें जो है ना, बहुत सारा बच्चा तो बहुत सारा चीज पढ़ लेते हैं लेकिन पढ़ने में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये दोनों जो छाड़ देंगे, ये दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका आंसर 1869 होगा, समझे ना। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 बच्चा में हम लोग को रटाया गया था, और हम लोग रटते थे मनोहर बाल पोथी में या
मनोहर पोथी में भी लिखा होता है। तो बताइए दरोगा में आता है क्वेश्चन। अब बोलेगा कि बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ देता है तो यहाँ पर सब मार के आता है ये, मतलब सबको पता है कि 1869 में वहां प्रेशर दबाव के कारण बच्चा जो है हलचल के कारण दिमाग डाइवर्ट हो जाता है और आंसर गलत मार के आ जाता है। जो रट्टू रटाया तोता जैसा रटा रहता है, महात्मा गांधी का जन्म यहाँ हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, तो इस तरह करके वो लोग का रटा हुआ रहता है तो मार के आता है, आंसर सही करता है। लेकिन जो ज्यादा पढ़ लेते हैं उनका दिमाग में वायरस भरा हुआ रहता है और कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर, गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। इतना हल्का क्वेश्चन आता है तो इसलिए अब आइए नाम बोले 100 में 60 लाना वो हो जाएगा आपसे। आइए ऐसा क्वेश्चन रहेगा। मेंस का जाता है कटअप, मेंस से मेरिट बनता है तो उसका जाता है 80 जाता है। तो उस टाइम आप लोग जब पीटी क्लियर होगा तो आप लोग खुद मेंस की ओर उत्तेजित होइएगा और ज्यादा पढ़िएगा, इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। तो 2 अक्टूबर यहाँ इस हो गया, जन्म हो गया इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी का पूरा नाम। और क्वेश्चन इस तरह भी आता है, गांधी जी ने लंगोटा कब से पहनना प्रारंभ किया, बताइएगा। तो बच्चा का बहुत सारा पढ़ने का तो बहुत कुछ है लेकिन पढ़ना ज्यादा नहीं है। अब लंगोटा पूछेगा तो क्वेश्चन खत्म होना ही होना है, सबसे गलत होगा। इसलिए अभी बोर्ड क्या कर सकता है कुछ नहीं मायने रखता है, समझे ना। अपना जो अनुसार सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो मोहनदास करमचंद गांधी पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। अब बोलिएगा बच्चा वाला काहे पढ़ा रहे हैं हम लोग को, तो ठीक है, इसलिए जो ये थोड़ा सा टॉपिक है इसलिए ले लेते हैं इसमें। उसके बाद माता का नाम पुतली बाई और पिता का नाम करमचंद गांधी। बच्चा वाला चीज है भाई, हम समझ रहे हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, किसी को पिता का नाम भी अभी याद नहीं होगा। आपको लग रहा है बच्चा, इनको उपाधि दिया गया था, बहुत सारा उपाधि, बापू के उपाधि, राष्ट्रपिता भी इसी कहते हैं। बच्चा में हम लोग को बापू राष्ट्रपिता इन्हीं को कहते हैं। सब बच्चा वाला ये चीज पढ़ा रहे हैं। और उसके बाद गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको भी ध्यान रख लीजिए। दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए, तो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए 9 जनवरी 1915, गांधी जी भारत आए। उसके बाद बहुत सारे काम किए। इनका विचार आप लोग जानते होंगे कि इस गाल में मारिए तो अगला गाल भी हम लोग तैयार रखेंगे। आज़ादी हमें लड़कर नहीं मिलेगी, शांतिपूर्वक मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बाद में इन्होंने भी कहा था भारत छोड़ो आंदोलन करो, या मतलब ये भी लास्ट टाइम जो है ना उत्तेजित हो गए थे अंग्रेजों की नीति देखकर। तो विचार था इनका अहिंसात्मक, मार फाड़ नहीं करते थे ये, शांति से एकदम पूरा जीने की बताते थे। और ये महात्मा गांधी को चंपारण में राष्ट्रपिता रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कहा गया था, राष्ट्रपिता RBN, ठीक है। तो और इसका पुस्तक भी लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट है पुस्तक, तो इसका पुस्तक भी लिख लीजिए। पुस्तक में जैसे हिंद स्वराज हो गया, हिंद स्वराज, और नवजीवन हो गया, यंग इंडिया हो गया, नवजीवन और यंग इंडिया। हिंद स्वराज, नवजीवन, यंग इंडिया, ठीक है। तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, तो 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर। इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी और इनकी माता का नाम पुतली बाई था, पिता का नाम करमचंद गांधी था। इनको उपाधि बापू को मिला है, राष्ट्रपिता मिला है जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। और दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए, तो 9 जनवरी 1915। और इनका पुस्तक फेमस पुस्तक है हिंद स्वराज, नवजीवन और यंग इंडिया। तो महात्मा गांधी के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन इतना जो है हमें याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। सेबी, सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर मुंबई होगा, आंसर मुंबई। तो ये जो है प्रतिभूति बाजार में निवेशकों की जोखिम को की रक्षा के लिए है, समझे ना। जैसे कि सहारा भी पैसा लेकर भाग गया, इसी तरह शेयर मार्केट में बहुत सारे आदमी अभी पैसा लगाते हैं, तो उन्हीं को रक्षा के लिए यह सेबी की स्थापना की गई थी। क्योंकि पैसा जो लगाते हैं हम लोग लगा देते हैं, लेकिन इस पे नियंत्रण सरकार रखती है, क्योंकि पैसा लेके बहुत सारी कंपनियां भाग जाती है, इसलिए उसी को नियंत्रण करने के लिए सेबी की स्थापना की गई। सेबी की स्थापना की गई जिसका मुख्यालय मुंबई में है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी, 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। परंतु इसे दर्जा मिला, जो है सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 की गई थी, और इसे दर्जा मिला 30 जनवरी 1992 को। दर्जा 30 जनवरी 1992 को। तो स्थापना पूछेगा तो 12 अप्रैल 1988 को, और दर्जा कब मिला? 30 जनवरी 1992 को। ये दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद इसका अभी वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान समय में अध्यक्ष, करेंट का क्वेश्चन है ये, तो माधवीपुरी बूच, माधवीपुरी बूच, ठीक है। तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो माधवीपुरी बूच। और उसका सेबी का फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिएगा, देखिएगा। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है सेबी का, ध्यान रखिए। सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को की गई थी, लेकिन दर्जा इसे 30 जनवरी 1992 को मिला। वर्तमान समय में इसका अध्यक्ष माधवीपुरी बूच है, और इसकी फुल फॉर्म सिक्योरिटीज इंडिया एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी के बारे में इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नौजवान भारत। क्वेश्चन सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझे ना। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है सब, उसका एनालिसिस हम लोग करवा रहे हैं ताकि आगामी एग्जाम में बहुत फायदा होगा इससे। नौजवान भारत सभा की स्थापना, नौजवान भारत सभा की स्थापना नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? ठीक है। तो नौजवान भारत, यहाँ से ये सब क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भगत सिंह महात्मा गांधी की तरह नहीं थे, ये उत्तेजित थे। ये कहते थे कि आज़ादी हमें भीख मांगने से नहीं मिलेगी, हमें लड़ना पड़ेगा आज़ादी के लिए, हमें शहीद होना पड़ेगा, और अंग्रेजों के विरुद्ध हम लोग कोई क्रियात्मक प्रक्रिया जो है एक्शन रिएक्शन करेंगे तभी हमें आज़ादी मिलेगी। इनका मानना था कि हमें आज़ादी लड़कर मिलेगी। गांधी जी बोलते थे, और वो बहुत वृद्ध व्यक्ति भी थे गांधी जी, और ये नौजवान व्यक्ति थे। नहीं देख रहे, नौजवान भारत, तो नौजवान भारत इससे याद रखिएगा भगत सिंह। और वो बूढ़े टाइप के, मतलब जो एज हो जाने के बाद थोड़ा सा नॉर्मल अपने आप हो जाते हैं, और ये नौजवान थे, इसमें खून में उबाल थे इनका। ये बहुत सारे लड़ने की प्रक्रिया हमेशा रहते थे, समझे ना। इसलिए इसे नौजवान भारत सभा की स्थापना की भगत सिंह ने। उसके बाद देखिएगा इसकी स्थापना जो है, स्थापना 12 मार्च याद रख लीजिएगा, स्मॉल डेट ध्यान में नहीं रहेगा, 1926। इसकी स्थापना मार्च 1926 में पंजाब में किया था।
पंजाब में किया था। तो नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो भगत सिंह। और कब की थी? तो मार्च 1926 में और पंजाब में। ठीक है। उसके बाद अगला देख लीजिएगा, इसके संस्थापक में अन्य सहयोगी भी थे। इनके संस्थापक, कोई भी व्यक्ति जो है अकेले नहीं कर सकता है, उस टाइम स्वतंत्रता नहीं थी, तो इनके अन्य सहयोगी भी थे। संस्थापक में अन्य सहयोगी के रूप में नाम लिख लीजिएगा आप लोग, छबील दास एवं यशपाल। छबील दास, भगत सिंह तो एक ठो हुआ, वो तो थे ही, और इनके अलावा छबील दास तथा यशपाल थे। इनका उद्देश्य था जैसे देश के नौजवानों में राष्ट्र की ओर अग्रसित करना या राष्ट्र भावना बढ़ना, देश के प्रति जागरूक करना। इनका मेन उद्देश्य यह था कि बहुत सारे नौजवानों में उबाल लाना, शरीर में ताकत लाना, हाउडी जोश जिसे कहते हैं हम लोग, उसे बहुत सारे मतलब उत्तेजित करते थे कि भारत में आज़ादी हमें इस तरह से मिलेगी। तो इनके बहुत सारे सहयोगी थे, जैसे सहयोगी में छबील दास और यशपाल थे संस्थापक के समय। और अगला पॉइंट, बस इतना पॉइंट आप लोग नौजवान भारत, और ये बदल गया था आगे जाकर शायद, इसका इतना पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग नौजवान भारत की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह। और स्थापना कब की थी? और संस्थापक के सहयोगी कौन कौन थे? अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि। प्रथम अफीम युद्ध की समापन करने वाली संधि। प्रथम अफीम युद्ध की समापन करने वाली कौन सी संधि थी? तो इसको देख लीजिएगा, इसका आंसर होगा नानकिंग की संधि। प्रथम अफीम युद्ध की समापन करने वाली संधि थी तो नानकिंग संधि। प्रथम अफीम युद्ध हुआ था, कब हुआ था? तो 1839 से 42, 1839 से 42 के बीच में। और किन के बीच हुआ था? तो ब्रिटेन और चीन के बीच। इसी को ध्यान में रख लीजिएगा, ब्रिटेन तथा चीन के बीच कब हुई थी? तो 1839 से 42 के बीच में। कब किनके मध्य हुई थी? तो ब्रिटेन तथा चीन के मध्य हुई थी। और ये समापन हुआ था नानकिंग की संधि। देख रहे, समापन करने वाली संधि, तो नानकिंग की संधि। तो समापन पूछा है, क्वेश्चन में आया था प्रथम अफीम युद्ध की समापन करने वाली संधि, तो नानकिंग की संधि। और ये कब हुई थी? तो 1839 से 1842 के बीच, और ब्रिटेन तथा चीन के मध्य हुई थी। दूसरा अफीम युद्ध आप लोग लिख लीजिएगा। सेकेंड अफीम युद्ध कब हुई थी? तो 1856 से 60 के बीच। तो दूसरा अफीम युद्ध 1856 से 1860 के बीच। और इन जो दूसरा अफीम युद्ध समापन हुआ था, वो हुआ था टिएट्सन की संधि। समापन हुआ था टिएट्सन की संधि। तो प्रथम हुआ था नानकिंग और दूसरा हुआ था टिएट्सन की संधि। तो अफीम युद्ध के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। पहला अफीम युद्ध कब हुआ था? तो 1839 से 1839 के बीच। और समापन कब हुआ था? तो नानकिंग के संधि के तहत समापन हुआ, और ब्रिटेन तथा चीन के मध्य हुआ था प्रथम। और दूसरा 1856 से 1860। और कब हुआ था समापन? तो टिएट्सन की संधि के तहत समाप्त हुआ था 1860 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग, इसको देख लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट रख सकते हैं इसका, ऐसे हम PDF में यही डलवा देंगे अगर बोलिएगा तो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है?
बहुत फेमस क्वेश्चन है और हर एग्जाम में पूछा जाता है। एसएससी, जीडी, बिहार दरोगा, एमटीएस सभी में पूछा जाता है। तो किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। आंसर इसका होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, ये भी ध्यान रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। इन्हें लाख बख्श क्यों कहा जाता है? जैसे इन्हें किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है तो इन्हें क्यों कहा जाता है, ये भी आप लोग थोड़ा समझिएगा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लाखों में दान करते थे। इनका उदारता था, ये कोमल हृदय के थे, ये लाखों में दान करते थे, इसलिए इसे लाख बख्श कहा जाता करते थे। उसके बाद देख लीजिएगा अगला पॉइंट, जैसा इन्होंने ही कुतुब मीनार की नींव रखी थी। कुतुब मीनार की नींव इन्होंने ही रखी थी। कुतुब मीनार की नींव रखी थी। ठीक है, तो इन्हें लाख बख्श क्यों कहा जाता है ये आप लोग समझ चुके होंगे। और मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, इन्होंने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। अगला पॉइंट और देख लीजिएगा, इन्होंने किताब कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण, मस्जिद का निर्माण करवाया था दिल्ली में। ये दिल्ली में, इसको ध्यान रखिएगा, दिल्ली में। तो कुब्बत उल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। और अगला 2.5 दिन का झोपड़ा, ये भी ध्यान रखिएगा, ये बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो अजमेर में। इनकी मृत्यु अब लिख लीजिए। अब ये सारा पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा कि किस सुल्तान को लाख बख्श कहा गया है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, क्योंकि लाखों में दान करते थे और इन्होंने कुतुब मीनार के नींव रखी थी। और कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली में करवाया था। और 2.5 दिन का झोपड़ा भी अजमेर राजस्थान में पड़ता है, करवाया था। इनकी मृत्यु 1210 ईस्वी में पोलो खेलते समय, पोलो या चौगान इसी को बोलते हैं। पोलो या चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई। खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई। तो इतना याद रखिएगा, समझे ना, नोट कर लीजिएगा या यही पीडीएफ में डलवा देंगे। 2.5 दिन का झोपड़ा, थोड़ा सा राइटिंग बेड है, हम क्या करें, जल्दी के चक्कर में इतना होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला लिख लीजिएगा, 10वां क्वेश्चन होगा। 10वां क्वेश्चन, एक तो रीजनिंग ऐड करते हैं हम लोग। 10वां क्वेश्चन में रीजनिंग ऐड करते हैं। एक सेकंड, मेरा कॉपी देना। रीजनिंग का हम एक तो क्वेश्चन करा देते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन में आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन देखिएगा, रीजनिंग का 7, 15, 32, 65 और 138। इसमें बोला अनुक्रम गलत संख्या ज्ञात कीजिए। अनुक्रम में गलत संख्याओं का ज्ञात कीजिए। अनुक्रम में गलत संख्याओं को ज्ञात करें। तो इसमें पूछा अनुक्रम में गलत संख्याओं को ज्ञात करें। तो इसका देखिएगा, 7 है, 15 है, 32। तो इसमें कौन सा गलत संख्या है कि जो आगे, जैसे यह 7 उसके बाद 15 आया, 15 के बाद 32 आया, 32 के बाद क्या आना चाहिए, उसके बाद क्या आना चाहिए, इस तरह का। तो देखिएगा 7 है तो 7 है, उसके बाद 15 हमें लाना है। तो 7 है तो 7 गुने 2, ठीक है। तो 7 गुने 2 हो गया 14 और प्लस 1, शायद इस तरह के में आ जाएगा। हाँ, 15 आ गया, ठीक है। 15
तो 7 गुने 2, 7 दूने 14, और उसके बाद प्लस 1 15 आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर 32 लाना, तो 15 गुने 2, 15 गुने 2 30 हो गया, और प्लस 2 बराबर 32, ठीक है। इस तरह का चलते जाइए आप लोग। 32 गुने 2, तो 32 गुने 2 64, उसके बाद 1 2 3 बढ़ा तो 3 यहाँ आएगा, उसके बाद 64 3 67, यहाँ 67 आ रहा है। अच्छा आगे देखते हैं हम लोग। 67 आ रहा है, तो फिर 67 गुने 2, तो 67 गुने 2 कितना आ जाएगा, तो 7 दूना 14 के 4, बाकी 1, 8 दूना 12, 1 13, 134 आ रहा, 134 प्लस 4 बराबर 138। तो देख रहे हैं 7 के बाद 15 आया, 15 यहाँ ठीक है, 32 आया, 32 भी ठीक है, 67 ये गलत है, और फिर 138 आ गया, तो इसका होगा 65 जो है गलत है, 65, इसका आंसर 65 होगा। अनुक्रम गलत ज्ञात करने के लिए बोला था, अनुक्रम गलत संख्या को ज्ञात करें तो इसका आंसर 65 होगा, क्योंकि 65 गलत है। तो आज के लिए इतना ही, और हम 2 बजे करंट अफेयर्स डेली अपलोड करते हैं, तो करंट अफेयर्स देख लीजिएगा। और कल हम संडे था, तो संडे के रिवीजन कैसे करें उसके बारे में बताए थे, वो भी देख लीजिएगा। और रात को 9 बजे डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन, जो एसपीडी का हम लोग होमवर्क शुरू किए हैं, तो एसपीडी से क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग आता है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि रेलवे में अभी बहुत सारा वैकेंसी आ रहा है, ठीक है। थैंक यू।